एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का चौथा पार्ट है और इसमें हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। देखिए, जो हमने पीछे पढ़ा कि अकाउंटिंग कंसेप्शंस होते हैं, कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं, कुछ इसलिए हम फॉलो किया जाता है उनको, जैसे हमने पीछे देखा कि उनको इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि हमारे जो अकाउंटेंसी है उसमें कंपैरेबिलिटी आए, उसमें कंफ्यूजन ना रहे। जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक ही तरीके से अकाउंटिंग करे ताकि उनको भी कोई कंफ्यूजन ना हो और जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं उनको भी कोई कंफ्यूजन उन अकाउंट्स को समझने में ना हो। ठीक है, लेकिन उनमें यह परेशानी थी कि जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स थे या अकाउंटिंग कन्वेंशंस थे उनको कोई लीगल बैकिंग नहीं थी। मतलब क्या है कि वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता था अपनी मर्जी से, या ना भी करना चाहे तो नहीं भी कर सकते थे इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस और कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, गवर्नमेंट को मजबूरन उनको कंपनी से फॉलो करवाना पड़ता है। ठीक है, वो किस लिए जरूरी होते हैं? वजह वही है जो हमने पहले देखा इस सीरीज की पहली वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आए, उनमें कंपैरेबिलिटी आए। मतलब क्या है कि जो यूजर है, जैसे इन्वेस्टर है कोई, अगर उसने इन्वेस्ट करना है अपना पैसा किसी कंपनी में तो वो 5-6 कंपनीज के तो अकाउंट्स को देखेगा कि बिना सोचे समझे तो नहीं ना इन्वेस्ट करेगा वो। ठीक है, तो अगर 5-6 जो कंपनीज है जिनको वो देख रहा है वो अगर अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा। एक रीजन ये है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी भी रीजन है, कंसिस्टेंसी रीजन है, रिलायबिलिटी रीजन है, जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाते हैं। तो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन जब तक उनको लीगल बैकिंग ना हो, जब तक उनको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से उनको मैंडेटरी ना करे, तो तब तक वो कोई फॉलो करे या ना करे ऐसा ही चलेगा ना, जरूरी नहीं ना सारे फॉलो करेंगे। तो समझ लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन रीजन वो ही है बनाने का, कि कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कुछ कंसेप्ट, कुछ एजम्पशंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कंपनी से फॉलो करवा सकें। ठीक है, और वजह क्या है? वही ट्रांसपेरेंसी, वही रिलायबिलिटी। वजह वही है क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ही हिस्सा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के जो फायदे होंगे वो ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी फायदे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब देखेंगे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। फिलहाल सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर गाइडलाइंस इशूड बाय एन अकाउंटिंग अथॉरिटी। वो पॉलिसीज या गाइडलाइंस जो एक अकाउंटिंग अथॉरिटी इशू करती है, मतलब वो बनाती है और पब्लिश करती है ताकि कंपनीज उसको फॉलो करें, वो रूल्स, उनको बोलते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अकाउंटिंग अथॉरिटी क्या होता है? जिसको किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया होता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करे। ठीक है, जैसे इंडिया में है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। ठीक है, और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है वो मैंडेटरी होते हैं फॉलो करने के लिए। समझ आ गया? फॉर प्रिंसिपल्स आर मेथड टू बी चूजन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स। अब ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं, जो मैंने पहले भी समझाया कि अकाउंटेंसी में जो है बहुत से मेथड्स हैं, कुछ एक पर्टिकुलर चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बहुत से तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो अकाउंटेंसी जो कंपनीज हैं उनको अकाउंट्स प्रिपेयर करने में कंफ्यूजन ना हो, और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको उन अकाउंटिंग को समझने में कंफ्यूजन ना हो, तो उसलिए हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर मेथड सेलेक्ट करते हैं जो बेस्ट होता है और वो मैंडेटरी बनाते हैं कंपनीज के लिए कि वो फॉलो करें। ठीक है, उसी लिए हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक, वो भी क्यों होना चाहिए? अब क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल कंपनीज विल बी रिकॉर्डेड इन ए सिमिलर मैनर इफ दे फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स। जो कंपनी उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी उनको, उनके जो अकाउंट्स हैं वो सेम तरीके से अकाउंट्स बनेंगे, है ना। जैसे हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 5-6 मेथड है। अब जितनी भी कंपनीज है, अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में या किसी लॉ के तरीके से अगर हमने ये मैंडेटरी ना किया हो कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड हमने यूज करना है, तो हर एक कंपनी अपने तरीके से यूज करेगी, जो उसको अच्छा लगेगा यूज करेगी। उससे वो अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं जिससे उनको ज्यादा फायदा हो, है ना। तो अब क्या है कि अगर
गवर्नमेंट चाहती है, अगर हम चाहते हैं कि हर एक कंपनी एक ही तरीका फॉलो करे, तो हम वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो चीज डाल देंगे, उसके पीछे उसका रीजन भी डाल देंगे कि मतलब पर्टिकुलर मेथड क्यों है ज्यादा अच्छा, उसके एडवांटेजेस भी, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सारा उसमें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डालेंगे, ताकि हर एक कंपनी के अकाउंट्स सेम बने और जो अकाउंट्स बनाने वाले लोग हैं, कंपनीज और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने वाले हैं, उनमें कंफ्यूजन ना हो। ये ना हो जाए परेशान कि एक कंपनी ने एक अकाउंट तरीका इस्तेमाल किया, दूसरे ने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, बेचारा परेशान हो जाएगा जो उसको देखेगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही एम है जो मैं समझाता आया हूं। देयर एम इज टू एंश्योर ट्रांसपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, अगर एक कंपनी एक तरीके से अकाउंट्स बनाएगी, दूसरी कंपनी दूसरे तरीके से अकाउंट्स बनाएगी, तो उनमें आप कंपेयर उनको आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। ये मैं समझा चुका हूं पहले क्या होता है, ये सारा आप पहली वीडियो में देख सकते हो, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की पहली वीडियो है, इसमें आप वो देख सकते हो सारा। तो यहां पे अगर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वजह क्या है, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी हमारे अकाउंट्स में आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वही रिमूवल ऑफ कंफ्यूजन, ताकि कंफ्यूजन ना रहे अकाउंट्स बनाने वालों में भी, जैसे कंपनी जो होती हैं, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वालों के दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसके लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करके हम फाइनेंशियल अकाउंट्स हमारे बनाते हैं। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स, अवॉइडेंस ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि अपने तरीके से अकाउंट्स को बनाना, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूंगा अकाउंट्स में, जो मुझे अच्छा ना लगे वो मैं छोड़ दूंगा। कभी अगर मैं प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहता हूं ताकि मेरे इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाए मेरी कंपनी की तरफ, तो मैं एक तरीका कोई इस्तेमाल करूंगा जिससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख जाएगा। कभी अगर मैं चाहता हूं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, मतलब मुझ पे टैक्स कम लगे, तो मैं कोई एक पर्टिकुलर तरीका कोई इस्तेमाल करूंगा जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन होती है। लेकिन अगर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक ही तरीका पर्टिकुलर रखा होगा किसी चीज का, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता कोई। तो जब ऑप्शन नहीं बचता तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो ही नहीं सकती है, ठीक है। उसके बाद है एक्सेसिंग ग्लोबल मार्केट्स। इसका क्या मतलब है, देखो, अगर हमारा बिजनेस जो है हम उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, हम बाहर के मार्केट्स में भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो हमें कुछ पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो उस मार्केट्स में यूज हो रहे हैं, वरना वहां के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करने वाले होंगे वो हमारे अकाउंट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे डिफरेंट होंगे अकाउंट्स और उनके डिफरेंट होंगे अकाउंट्स। समझ आ रही है आपको। अगर आप ग्लोबली अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको ग्लोबल जो जिनको हम आगे पढ़ेंगे IFRS वो फॉलो करने पड़ेंगे, वरना आपकी अकाउंट्स और बाकी अकाउंट दुनिया जो बनाती है उनमें डिफरेंस आएगा। तो जिनमें डिफरेंस आता है उनको लोग ज्यादा तवज्जो देंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको उनके जैसे अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको वो लोग आपके अकाउंट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे और आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। समझ आया। डिस्क्लोजर बियॉन्ड लॉ, इसका क्या मतलब है कि कुछ चीजें होती हैं जो लॉ में पूरी तरह कंप्लीटली दी नहीं होती हैं। मतलब क्या क्या चीज फाइनेंशियल अकाउंट्स में आना चाहिए, वो कुछ चीजें ऐसी होती है जो लॉ में भी नहीं है अभी इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन वो मिसिंग चीजें हैं, वो पूरी कौन करता है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरी करते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट कैसे हुई। इंडियन जो आज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो अभी फिलहाल अप्लाई हो रहे हैं इंडिया में, उनको बोलते हैं हम इंड AS, जो यहां पे लिखा है इंड AS। इंड AS का क्या मतलब है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों, अगर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IAS बोलेंगे तो IAS पहले जो इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको बोलते हैं थे हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनको तो सेम एब्रीविएशन बनती है ना, IAS, तो उससे अलग करने के लिए इसको हमने रखा है नाम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड AS, ठीक है। समझ आ गई ये बात। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट कैसे हुई है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड Accounting Standard Board on 21st April 1997. Main responsibility of ASB is to formulate accounting standards. देखो, मैंने पहले ही बोला कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो एक ही काम नहीं है, बहुत से काम है। तो अब उन्होंने क्या किया, एक एजेंसी अपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो कब बनाई, 21 अप्रैल 1997, और इसका मेन काम क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाना, ठीक है।
जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है एएसबी, उसके बाद क्या होता है, देयर आफ्टर दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एग्जामिन्ड बाय नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम नाकास भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको एग्जामिन कौन करता है, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये कौन सी एजेंसी है, अब ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एजेंसी, ठीक है, विच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। जिसको रिप्लेस किसने किया है, अब जो नई बनी है वो क्या बनी है, ये जो NACAS है ये रिप्लेस हो गया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA से, ठीक है। जो NACAS है वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसकी जगह नाफरा आई है, NFRA, ठीक है। अब जब नाफरा, पहले तो NACAS करता था रिकमेंड, लेकिन अब तो नाफरा करता है, ठीक है। तो जब नाफरा रिकमेंड करती है दीज स्टैंडर्ड्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, तो वो क्या करती है, फॉर नोटिफाइंग अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जब NFRA नाफरा वो क्या करती है, जब उन्होंने वो एग्जामिन कर लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जब उनको ठीक लगे वो रेकमेंड करती है, वो बोलती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को स्टैंडर्ड्स हैं, इनको आप नोटिफाई कर सकते हो, मतलब इनको आप लीगल बैकिंग दे सकते हो, ठीक है, इनको आप लीगल इंडिया में बना सकते हो, समझ आ गया। और ये पावर कहां से मिलती है गवर्नमेंट को, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 से, समझ आ गया। फिर क्या करती है गवर्नमेंट उसके बाद, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स दीज स्टैंडर्ड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लिए, इट विल नोटिफाई दीज बाय पब्लिशिंग देम इन गैजेट ऑफ इंडिया, तो वो गैजेट ऑफ इंडिया में इसको पब्लिश करेगी इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। और जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश हो गए तो वो मैंडेटरी हो जाते हैं। वो मैंडेटरी क्या होते हैं, कब होते हैं, वो उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं उसी दिन मैंडेटरी हो जाएं, तो कुछ टाइम पीरियड भी दिया जा सकता है, जो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन 2015 had notified the company's Indian accounting standard IND AS rules 2015, which stipulated the adoption and applicability of IND AS in phased manner beginning from accounting period 2016-17। तो क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा, इसी प्रोसेस के हिसाब से पूरा आया। उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो उसकी एक ब्रांच है, मिनिस्ट्री है, उसने 2015 में ये रूल्स नोटिफाई किए। उसमें क्या बताया कि एडॉप्शन, हम एडॉप्ट करते हैं और एप्लीकेबल हो जाते हैं, कौन से, इंड AS, और फेज्ड मैनर में वो एप्लीकेबल होंगे। फेज्ड मैनर का मतलब है स्टेप वाइज वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। और स्टार्ट कहां से होंगे एक्सेप्ट होना, अकाउंटिंग पीरियड 2016 या फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं 2016-17 से लेके, तो वो आगे पढ़ेंगे हम इसकी एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अब आप यहां पे ये देख रहे होगे कि जो पीछे हमने देखा कि जो ASB बना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वो तो बना 1977 में, तो इतना टाइम क्यों लगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में, इंड AS बनाने में, जो 2015 में नोटिफाई हुए। मसला ये है कि जो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे ना, वो डिफरेंट थे। हमने पहले भी बनाए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले भी बने थे, ठीक है, जिनको हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीधा बोलते थे, तो वो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। मसला क्या हुआ, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो सिर्फ नेशनल लेवल पे एप्लीकेबल थे, ठीक है, मतलब वो पुराने थे, वो इंडिया के हिसाब से लोकलाइज थे। लेकिन क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई, ठीक। अब क्या चाहते थे हम कि अब ये हम ऑब्वियसली चाहते थे कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाए। तो हम क्या चाहते हैं इसमें कि बाहर की कंपनी जो आए वो इंडिया में इन्वेस्ट करें और हमें उससे फायदा हो, ऑब्वियसली इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी उससे। लेकिन अब मसला क्या था, बाहर की कंपनीज यहां आने से कतरा रही थी। वजह क्या थी, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे वो डिफरेंट थे और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे वो डिफरेंट हैं, है ना। तो यहीं पे आते हैं अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक। तो अब हमने क्या किया, अब हमने बोला कि अब हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनके साथ कन्वर्ज कर देंगे, मतलब उन्हीं जैसे हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बनाएंगे हम अपने। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस 2011 में किया था, फिर उनको एक टाइम लगा 2015 तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मर्ज करने में, कन्वर्ज करने में, ठीक है। तो ये छोटा प्रोसेस नहीं होता, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। फिर ये लेकिन मर्ज किसके साथ किया, मतलब हमने क्या किया, जो इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए और दोबारा से नोटिफाई किए, उनके साथ कन्वर्ज किए। समझ आ रही है आपको। तो ये फिर आए नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो पुराने थे वो एप्लीकेबल होना
बंद हो गए या फेज्ड मैनर में एप्लीकेबल होना बंद हो जाएंगे, पहले कुछ हो जाएंगे फिर उसके बाद कुछ हो जाएंगे। समझ आ रही है? क्योंकि मैंने फिर से बोला इनकी बहुत सी इंप्लीकेशंस होती है, पूरे के पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इनको एकदम से अप्लाई करना मुश्किल है। जो नए लेकिन स्टैंडर्ड थे उनको नाम क्या हमने दिया? इंड एएस, ताकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम इसको डिफरेंट रख सकें और पुराने जो हमारे स्टैंडर्ड थे उनसे भी डिफरेंट रख सकें। नाम इनका रखा हमने इंड एएस। 41 इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन नोटिफाइड टिल डेट। आज तक जो आईसीएआई ने बनाए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं वो 41 है टोटल। समझ आ गया आपको? अब है एप्लीकेबिलिटी। इंड एएस वर मैंडेटरी इन फेज्ड मैनर, मतलब इनको मैंडेटरी बनाया गया था फेज्ड मैनर में, वही स्टेप बाय स्टेप। पहले कुछ कंपनीज अडॉप्ट करेंगी, उसके बाद कुछ कंपनीज अडॉप्ट करेंगी, क्योंकि एक साथ इनको अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो पहला फेज था फाइनेंशियल ईयर 16-17 और उसके आगे का। वहां पे किसके लिए मैंडेटरी था? उन कंपनीज के लिए, कंपनीज लिस्टेड और अनलिस्टेड हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर। क्या मतलब है? वो कंपनीज, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। लिस्टेड कंपनीज का मतलब जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, अनलिस्टेड का मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ना हो, ठीक है। तो दोनों कंपनीज लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या ऊपर हो जाती है तो उनको 2016-17 से ही ये इंड एएस एप्लीकेबल करने पड़ेंगे अपनी कंपनीज में। फिर आया दूसरा फेज, फेज सेकंड है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और उसके आगे। वो कंपनीज अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो जिनकी नेटवर्थ होती है 250 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उनको ये इंड एएस एप्लीकेबल खुद पे करने पड़ेंगे। समझ आ गया आपको ये बात? ठीक है। उसके बाद होती है एक वॉलंटरी एप्लीकेबिलिटी, कि अगर कोई कंपनी जो ऊपर वाला थ्रेशोल्ड है 500 करोड़ या 250 करोड़, ये अगर पूरा नहीं भी करती है, तब भी अगर वॉलंटरीली वो अगर चाहते हैं कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनी कंपनी में लागू करें, वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक बार एप्लीकेबल किए तो फिर वो ही चलाने हैं, फिर उनसे आप हट नहीं सकते, मतलब वापस पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आप आ नहीं सकते। समझ आ गई आपको ये बात? तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये है लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जिनको हम इंड एएस भी बोलते हैं। ये लिस्ट मैंने विकिपीडिया से ली है, ठीक है। देखिए स्टार्ट होते हैं 101 से, जो है पहला फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली जो पहली बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऑप्ट करेगा, अप्लाई करेगा अपने बिजनेस में, तो वो कैसे क्या प्रोसेस करना है इसमें सारा लिखा होगा। दूसरा है शेयर बेस्ड पेमेंट, तीसरा है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नंबरिंग है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो यहाँ पे है ये 16 तक है, उसके बाद वापस 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 से, फिर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 तक पहुंच रहा है, उसके बाद 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट हो रहा है फिर से, और एंड हो रहा है हमारा ये 41 पे जो एग्रीकल्चर है। तो ये दो सीरीज क्यों है इसमें? तो ये इसकी वजह वही है जो अभी कन्वर्जेंस पूरी तरह इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ नहीं हुई है, वो अभी 16 या 17 ही हैं। तो उसी हिसाब से हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी उसके साथ उतने ही कन्वर्ज हो गए हैं, तो बाकी वो पुरानी ही नंबरिंग है, ओके। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये जो लिस्ट है ये फाइनल नहीं है, ये ऐसी चीज है जो चेंज होते रहते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखना कि जब भी आपका एग्जाम हो उस टाइम जो करंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट है उसको चेक करके एग्जाम के लिए जाना, ओके। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। ये पुराने वाले इंटरनेशनली जो एप्लीकेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो हैं जो किसने इशू किए थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन जून 1973। जून 1973 में एक कमिटी बनी थी बाय अकाउंटिंग बॉडीज रिप्रेजेंटिंग 10 कंट्रीज। 10 कंट्रीज की जो अकाउंटिंग बॉडी थी, जैसे इंडिया की आईसीएआई है, तो वैसे ही 10 कंट्रीज के अकाउंटिंग बॉडीज मिलके उन्होंने ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे ये ज्यादा कंट्रीज पे एप्लीकेबल नहीं थे, ज्यादा कंट्रीज उनको फॉलो नहीं करती थी और ये उतने स्पेशलाइज्ड भी नहीं थे, ठीक है। तो इसकी वजह से इनको रिप्लेस किया गया। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, द आईएएस वर रिप्लेस्ड इन 2001 बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इनको रिप्लेस किया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से 2001 में, ठीक है।
अब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जैसा कि हमने पढ़ा पीछे कि इन 2001 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड रिप्लेस्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी with a purpose to bring convergence between national accounting standards through the development of global accounting standards। तो 2001 में जब वो पुराने खत्म हो गए ना, तो वहां पे ये भी हुआ कि जो पुरानी कमिटी थी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, वो भी खत्म हो गई और नई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी बनी जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, वो इसलिए बना था ताकि जो नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हर एक कंट्री के खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनमें कन्वर्जेंस लाए, मतलब उनको एक साथ एक जैसे बनाए ताकि ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम बना सकें जो ग्लोबली एप्लीकेबल हों। और वजह क्या है इसकी, ऐसा क्यों करना चाहते थे? सेम वजह है, जो हमें प्रॉब्लम पहले नेशनल लेवल पे आ रही थी वो अब इंटरनेशनल लेवल पे आ रही है। वजह क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है। अब एक कंट्रीज के बिजनेसेस बहुत सी कंट्रीज में काम करते हैं, इंडिया में भी बहुत सी कंपनीज आती हैं जो इंटरनेशनल हैं और इंडिया की कंपनीज भी बाहर जाती हैं, तो वहां भी अगर डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे हर एक कंट्री में तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये चाहते थे लोग कि एक ही जैसे स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले कमिटी थी उसको रिप्लेस किया 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से, जिसका काम था ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाना जो इंटरनेशनली एप्लीकेबल हो। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कॉमनली नोन एज IFRSs आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो जो इन्होंने स्टैंडर्ड इशू किए उनका नाम क्या रखा गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, IFRS are required in more than 140 कंट्रीज, मतलब 140 कंट्रीज हैं लगभग जो इनको फॉलो करती थी। जैसे IAS थे ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पहले वाले, उनको यही 10-15 कंट्रीज जो थी यूरोपियन कंट्रीज वो इनको फॉलो करती थी, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को लगभग 140 कंट्रीज फॉलो करती हैं। तो इनका फायदा आपको पता चल गया होगा कि 140 कंट्रीज के जो अकाउंट्स होंगे वो लगभग एक ही तरीके से बनाए जाएंगे। तो यहां के बिजनेस वहां जा सकते हैं, वहां के बिजनेस आराम से यहां आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अकाउंटेंसी आराम से सेम तरीके से की जाएगी और हर एक जो भी यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कंफ्यूज नहीं होगा कि एक कंट्री में दूसरे तरीके से किसी चीज को एसेट माना जा रहा है और दूसरी कंट्री में उसी चीज को हम लायबिलिटी मान रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड जो है, जो एक चीज को ट्रीट करने का तरीके हैं वो सेम फॉलो किए जा रहे हैं 140 कंट्रीज में। अब मेजर एक कंट्री है USA जिसने इसको अभी तक फॉलो नहीं किया है। इंडिया में जो इंड AS बने हैं ना वो ऐसे ही हैं जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो ये है लिस्ट आपकी IFRS की। अब ये जो 17 है इनमें एडिशन भी हो सकती है, इनमें कमियां भी आ सकती है, तो ये चेंज होते रहते हैं। अभी 17 है, कल को 18 भी हो सकते हैं और कभी जो उनको लगा कि ठीक नहीं है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट जो है ये अपडेट होती रहती है। ओके, तो ये हमारे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, एक वीडियो जो पूरी डेडिकेटेड होगी अकाउंटिंग इक्वेशन को। ठीक है, आप प्लीज इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना भी जरूरी है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी हम नई वीडियो चढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके हमें अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।